everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं आज का लेक्चर। तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में कहां पे एंड किया था। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे आउटसोर्सिंग के अंदर, दैट इज केपीओ, और ये कैसे बीपीओ से अलग है, ये सारा डिस्कशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। नाउ केपीओ जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैंने आपको करवा दिया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस ओसीएम के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 1 बाय 1 सारे लेक्चर दिख जाएंगे। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर से आपको टिल लास्ट लेक्चर आपको सभी लेक्चर्स सीक्वेंस में उधर मिलेंगे ना। थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में रिपीट कर देती हूँ कि व्हाई वी आर रीडिंग केपीओ। तो केपीओ कैसे अलग है बीपीओ से। तो देखो ये क्या होता है, बीपीओ जो होता है एक रूटीन वर्क होता है जो कि हम आउटसोर्स करते हैं। उधर ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट केपीओ जो है, देखो नाम से ही उसका काम पद समझ में आ रहा है, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दैट इज इधर जो आप आउटसोर्स करने वाले हो, इट रिक्वायर मोर नॉलेज, इट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन। मतलब कि देखो जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे सॉफ्टवेयर मशीन्स की जरूरत पड़ती है, तो उनके पास दो ऑप्शन होता है कि या तो वो सॉफ्टवेयर मशीन खुद के इन हाउस बनाए, मतलब कि खुद के ही इस्टेब्लिशमेंट में बनाया जाए, नहीं तो इसको क्या कर दिया जाए, किसी को आउटसोर्स कर दिया जाए। क्योंकि जो सामने वाली कंपनी है उनका रोजाना काम वही है, उनका एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन उसी चीज में है। तो इसीलिए नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इस एरा में। मतलब आप बोल सकते हो मतलब इंस्टेड ऑफ बीपीओ, केपीओ इज मोर ट्रेंडिंग नाउडेज। क्यों ट्रेंड हो रहा है, तो धीरे धीरे एडवांटेज एंड एडवांटेजेस के साथ साथ हम डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे कि इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस क्या है जो आज के एरा को इतना ज्यादा वो पसंद आ रहा है, इतना बिजनेसमैन को इतना केपीओ जो है वो कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो ये सारा जो मार्क्ड पैरा है वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। नाउ अब मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग में और कुछ नहीं, वही रिपीटेड चीज ही दी हुई है कि ये एक फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग है जहां पे नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क जो है वो कोई और कंपनी के एम्प्लॉइज करते हैं या उस कंपनी के सब्सिडरी ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। देखो उन्होंने दो चीज बोली है, या तो डिफरेंट कंपनी करेगी, है ना, या तो डिफरेंट कंपनी करेगी केपीओ, नहीं तो सेम ऑर्गेनाइजेशन कि कोई और सब्सिडरी भी ये काम कर सकती है। मैम फिर आउटसोर्सिंग कैसे हुआ, जैसे आप देखते हो टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, ये टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो जहां पे एक कंपनी कंसल्टेंसी का काम करती है, एक कंपनी ऑटोमोबाइल में है, दूसरी कंपनी टाटा नमक बनाती है, तीसरी कंपनी कुछ एफएमसीजी गुड्स बनाती है। तो इधर अगर किसी एक कंपनी को दूसरे कंपनी की हेल्प की जरूरत पड़े तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कोई और डिफरेंट कंपनी हायर नहीं करेगी, अपने ही ग्रुप में से एक कंपनी को बोलेगी चलो तुम अब मेरा ये वाला काम करके दो क्योंकि तुमको तो ये सारी नॉलेज है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डिफरेंट कंपनी को हायर करो अगर आपके पास खुद की कंपनी वैसी नहीं है जो उस चीज में एक्सपर्टीज है, या तो आप अपनी कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी या सिस्टर कंपनी को आप हायर कर सकते हो ये केपीओ करने के लिए, which may be in the same country or an offshore location to save cost। तो ये या तो ऑनशोर हो सकता है, मतलब सेम कंपनी में क्या हो सकता है आउटसोर्सिंग, या तो ऑफशोर हो सकता है, मतलब डिफरेंट कंट्री के कंपनी को काम दिया जा सकता है। नाउ KPO require advanced analytical technical skill as well as high degree of specialist expertise। KPO allow both core and non-core activity। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि केपीओ जब हम करते हैं तो सामने वाला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थोड़ा एडवांस होना चाहिए वो चीज को काम करने में, क्योंकि इधर जो काम दिया जा रहा है वो ज्यादा एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब कि उसमें ज्यादा दिमाग, ज्यादा इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायर है।
फिर उसमें बोला हुआ है कि ज्यादा स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज एंड हाई डिग्री एक्सपर्टीज लगने के चांसेस है, इसीलिए केपीओ अलाउ बोथ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटी। बट मेरी बात मानो, केपीओ में ज्यादा से ज्यादा कोर एक्टिविटी हम करते हैं, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए ऑफकोर्स हम अगर केपीओ प्रेफर कर रहे हैं तो ये ऑफकोर्स ऐसी चीज है जो हमारी कंपनी के लिए कोर एक्टिविटी ही है। नॉन कोर एक्टिविटी में भी वो सारी चीजें आ सकती हैं, बट अगर वो नॉन कोर एक्टिविटी में है और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें ज्यादा एनालिटिकल टेक्निकल रिक्वायरमेंट है तो वो बीपीओ में जाने के बजाय केपीओ में आएगा। आप मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि मैम बीपीओ में भी तो नॉन कोर एक्टिविटी था, आपने बोला था। हाँ, उधर है नॉन कोर एक्टिविटी, बहुत सारे नॉन कोर एक्टिविटी ही उधर दिए जाते हैं, बट उधर जो काम दिया जाता है इट डज नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ एनालिटिकल टेक्निकल एंड एक्सपर्टीज स्पेशलिस्ट ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता। और इधर जो नॉन कोर एक्टिविटी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इधर इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज हाई डिग्री आप बोल सकते हो एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हम केपीओ कर रहे हैं। नाउ एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस वन बाय वन। तो सबसे पहला एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हमको क्या होता है, इससे कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबिलिटी हो जाती है। कॉस्ट रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यही अपने एंड पे करें तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होने के चांसेस है, क्योंकि हम ये हो सकता है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि कौन से लोगों को हायर करना है। बट अगर वही हम सामने वाली कंपनी को दे दे तो उनका बिजनेस ही वही चीज को लेके है, तो मतलब कि जो अपना कॉस्ट है वो बहुत सेव हो जाता है, टाइम जो है वो बहुत सेव हो जाता है, और हमें प्रोफेशनल सर्विस भी मिलता है इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मैं कुछ सालों पहले किसी कंपनी में काम करती थी, तो वो कंपनी ने मेरे सामने, मतलब उनके पास टैली का कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था जो कि बहुत क्लमजी थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर रही थी और टैली जो सॉफ्टवेयर है इतना हैंडल नहीं कर पा रहा था। उन्हें कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर, अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना था अपने बिजनेस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी को जो इसी काम में फेमस है, सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने के काम में फेमस है, उन्हीं को हायर कर लिया। तो ये जो है केपीओ में आएगा। केपीओ में क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बनाना, स्पेशली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना, ये बहुत ही प्रोफेशनल एक्टिविटी माना जाता है, एनालिटिकल टेक्निकल रिक्वायरमेंट माना जाता है, और इधर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। तो कंपनी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी कि ये इन हाउस ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मतलब होने के लिए भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर है हमारे पास ऑप्शन मार्केट में तो उन्होंने वो हायर कर लिया, और एडवांटेज ये भी मिला कि उन्हें बहुत कम पैसे में वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के मिल गया। ठीक है, क्योंकि वो सामने वाली वही काम करती है, बल्क में काम करती है, तो हर एक क्लाइंट को उनके हिसाब से चार्ज करती है, जो कि उनको भी परवड़ता है और सामने वाली कंपनी को भी परवड़ता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल एम्प्लॉइज फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर। यस, सो उसमें क्या दिया हुआ है कि जब आप केपीओ लेते हो तो आपको स्किल्ड एम्प्लॉइज का सर्विस मिलता है। ठीक है, मतलब आपको हायर किए बिना आपको केपीओ, जस्ट केपीओ आपको क्या देता है, डायरेक्टली स्किल्ड एम्प्लॉय का फायदा। मतलब कि हमारी कंपनी ने किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर भी नहीं किया था, जस्ट उन्होंने केपीओ मतलब कि उन्होंने एक सर्विस जो है वो आउटसोर्स की थी, और उनको डायरेक्टली किसका बोल सकते हो, सर्विस मिल गया, स्किल्ड एम्प्लॉइज का। Now third, high-end service are provided at low cost to decrease unemployment and benefit their economy. तो हमको जो है high-end सर्विस मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है सर्विस, और वो लो कॉस्ट में होती है। और ये होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जब आउटसोर्स करने लग जाते हैं तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जैसे मैंने आपको आउटसोर्सिंग में भी एक पॉइंट बताया था कि कैसे है कि जब हम किसी को काम देते हैं तो वो लोग भी
काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते हैं, जिससे कि ओवरऑल अपनी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो कि बहुत ज्यादा है आज के तारीख में, वो धीरे धीरे कम होते आया है जस्ट बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, क्योंकि हम किसी और को उठाने का काम कर रहे हैं, हम किसी और को काम देने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ ही ग्रो होंगे, ओवरऑल कंट्री का भी ग्रोथ होगा। सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ HRM एंड टाइम मैनेजमेंट। अभी उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला ये, क्योंकि हमको कुछ लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है ये सर्विस लेने के लिए, वो जो जिसको हमने दिया है काम, वो लोग देखेंगे उनको कैसे लोग चाहिए ये काम करने के लिए। तो हमारा जो HR का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, दैट इज हायरिंग, सिलेक्शन, इंटरव्यू टेकिंग, ये सारी चीजें जो है वो पूरा का पूरा कम हो जाता है, और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। मतलब हमारा जो टाइम है, जो कि हो सकता था इसमें अगर हमने अपने कंपनी में ये काम किया रहता तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हुआ रहता, ऐसा अब कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब टाइम भी बच रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो झंझट है वो भी बच रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, हाई एंड सर्विस मिल रहा है, एम्प्लॉय स्किल्ड मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है KPO आज के तारीख में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, बिजनेसमैन को पसंद आ रहा है, जहां पे आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपको आउटसोर्सिंग को करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बट यस, कुछ डिसएडवांटेज है क्या मैम इसके? सो यस, आप देख रहे हो एडवांटेज से ज्यादा, दैट इज 5 डिसएडवांटेज है। सो सबसे पहला ये होता है कि इसमें क्या होता है, जब बाहर की कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो हमारे डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं, बट रिस्क ऐसा है कि वो हमारे डाटा इंफॉर्मेशन के साथ जब वो काम कर रहे होते हैं, जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हो सकता है हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। तो ये हर वक्त एक क्वेश्चन रहता है कि हम उनको सारी आईडीज दे रहे हैं, हम उनको सारा अपना इन डेप्थ जो भी चीजें हैं वो बता रहे हैं, जो कि हमने कभी किसी को नहीं बताया। तो हो सकता है ये जो है हमारा इंफॉर्मेशन हैक कर ले या हमारे इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, चांसेस इज वेरी हाई। तो इसीलिए हमको सामने वाले कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस नहीं, बट एक ट्रस्ट वर्दीनेस देख के सारी चीजें पता लगा के कि इनका हिस्ट्री कैसा है, तभी हमको वो काम देना पड़ता है। ओके, द कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड। अभी देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो एम्प्लॉइज है वो किसके हैं, सामने वाली कंपनी के, हमारे साथ कभी काम नहीं किया हुआ इससे पहले, तो वी डोंट नो कि ये कैसे एम्प्लॉइज है, इनका क्या काम करने का तरीका है, क्या ये हमको क्वालिटी वर्क दे पाएंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल चीजें रहती है हर वक्त कि हम एश्योर नहीं कर पाते कि क्या हमको क्वालिटी वर्क मिलेगा या कि नहीं, या उनका जो कैरेक्टर है एम्प्लॉय का वो अच्छा है कि नहीं। So KPO is a time consuming and cannot provide a quick fix to a company seeking immediate result। अभी देखो क्या होता है, KPO जो होता है वो ज्यादा नॉलेज, ज्यादा डाटा, ज्यादा मतलब सारी चीजें मतलब हाई एंड रहती है, तो इसमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा चला जाता है। जहां तक मुझे याद है, जहां मैं जिस कंपनी में थी, उनको वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने में मतलब कि रन करने में करीब करीब 1-2 साल का टाइम तो लग ही गया होगा। मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि आपको खुद मतलब आपका पेशेंस लेवल भी चला जाता है कि यार ये कब जाके रन होगा हमारी बिजनेस में, मतलब ये कब जाके ये पूरी तरह से हम चीजों को ऑन प्लेटफॉर्म लेके आ पाएंगे। तो ये बहुत ही पेशेंस का रिक्वायरमेंट होता है इधर, क्योंकि कोई कोई कंपनीज क्विक फिक्स रिजल्ट चाहती हैं या क्विक फिक्स उनको एक्शन चाहिए होता है, तो वो उस कंपनी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि KPO इज ऑलवेज अ टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि इधर 2 कंपनीज होती हैं, 2 कंपनीज के बीच में 1-2 महीने तक तो क्लियर कम्युनिकेशन ही होता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली हम क्या दे पाएंगे, एंड ऐसी चीजें बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। नाउ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अभी आउटसोर्सिंग में ही हमने आउटसोर्सिंग में एंड BPO में ये दोनों में डिसएडवांटेज देखा था कि देखो अभी मीटिंग होती है तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए, हो सकता है कुछ पॉइंट मिसअंडरस्टूड हो जाए, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। या तो लैंग्वेज बैरियर के वजह से बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो वो डिफरेंट कंपनी को बिलोंग करते हैं, ये डिफरेंट कल्चर कंपनी से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर भी डिफरेंट रहता है, लैंग्वेज डिफरेंट रहता है,
तो यही सारी चीजें होते हैं कि बिटवीन पार्टनर ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर कैन लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन, रिडक्शन इन दी कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। अभी ये लैंग्वेज बैरियर कहां पे आता है, तो बेस्ट एग्जांपल है जैसे साउथ इंडियन, चलो हमने बाहर की कंपनी को हायर नहीं किया, अपनी ही देश में साउथ इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग हैं, आपको पता है इसरो में भी मोस्ट ऑफ द पीपल कहां से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो उनका जो एक आप बोल सकते हो एक्सेंट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यस, तो नॉर्मल मतलब जो अलग स्टेट से बिलोंग करता है दूसरे स्टेट से, उनको थोड़ा वो चीज समझने में टाइम लगता है। तो उनका वैसा एक्सेंट के वजह से हो सकता है जो वो कहना चाहते हैं वो सामने वाला ना समझ पाए, इसके वजह से कम्युनिकेशन जो होता है वो कम से कम हो पाता है। जैसे आप और मैं, मेरा लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में आ रहा है इसलिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, यस इतना क्लियर है। बट अगर वही मैं आप कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज की अगर मैं बिलोंग करती अगर साउथ इंडिया से, और वही चीज मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज एक्सेंट में आपको समझा रही होती, तो आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो आप मेरे से कम्युनिकेशन या मेरे से शायद आप नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ आप मेरा इंसल्ट नहीं करना चाहते, या मैं पर्सनली किसी को कुछ बोल नहीं रही, बट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज में भी जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, मतलब दोनों इंग्लिश ही है, इंडिया में भी इंग्लिश ही बोली जाती है और बाहर भी इंग्लिश ही बोली जाती है। बट यू नो अगर आप देखोगे बाहर क्या इंग्लिश, तो वो इतना फास्ट बोलते, इतना फ्लुएंट बोलते कि वी नीड सबटाइटल्स, कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। आधी मूवी तो ऐसी चली जाती है जब हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं कि यार ये बोलना क्या चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं इंग्लिश मूवी देखना, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, थोड़ी नहीं कभी कभार बहुत ही डिफरेंट रहती है। मुझे भी पहले समझता नहीं था, मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते थे अरे इंग्लिश मूवी देखो, तुमको इंग्लिश थोड़ा समझेगा, तुमको थोड़ा बोलना आएगा। बट जब मैं देखना बैठती थी यार कुछ समझना तो चाहिए, तो इसके वजह से मैं कम से कम इंग्लिश मूवी को प्रेफर करती थी। इससे अच्छा तो हिंदी मूवी है कि समझ तो आ रही है, तो इसीलिए वो चीज रिड्यूस हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो चीज हमें समझ में नहीं आती। तो हो सकता है यू नो केपीओ में ऐसा हो जाए। तो ये सारे बैरियर्स है, अगर आप ये सारे बैरियर्स को निकाल के उसके एडवांटेज की तरफ देखो तो इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज एक टाइम पे छोटी छोटी चीजें हैं वो हम इग्नोर करके या उस पे हम कुछ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके नाउ ओके सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अभी देखो क्या होता है, केपीओ का ही एक पार्ट है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे हम देख रहे हैं आउटसोर्सिंग इज द पार्ट, बीपीओ इज द पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, then KPO is the part of BPO, then LPO is the part of KPO। अभी ये कैसे देखो, जैसे हमने क्या केपीओ पढ़ा है, जहां पे मोर इंफॉर्मेशन मोर एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वहां पे हम अगर आउटसोर्सिंग करें तो इट विल बी नोन एज केपीओ। तो इसी में एलपीओ क्या है, तो एलपीओ इज ए लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब अगर आप दूसरी कंपनी को सिर्फ इसलिए हायर कर रहे हो क्योंकि आपको लीगल सर्विसेज चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, या कुछ लीगल रिसर्च आपको की सर्विसेज चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली किस में आ जाएगा, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। देखो मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो लॉयर थी, उसने एलएलबी क्लियर किया था और उनकी एक जॉब लगी थी एक कंपनी में। वो कंपनी एक्चुअली इंडिया को सर्विस नहीं देती थी, मतलब कॉमन मैन को वो सर्विस नहीं देती थी, लॉयर फर्म थी वो एक्चुअली काम लेती थी बाहर के देशों से, यूएस, यूरोप, ऐसी कंट्री से वो काम लेती थी। और काम किस चीज का रहता था, लीगल सर्विस देने का, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऐसे चीजें कि अगर किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल यूएस में किसी कंपनी को कुछ नोटिस आया तो वो कंपनी डायरेक्टली इस कंपनी को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि हमारे पास ऐसा ऐसा नोटिस आया है गवर्नमेंट का या किसी कंपनी का, तो प्लीज इस पे हमें रिप्लाई ड्राफ्ट करके दो।
तो ये लोग जो है फिर प्रॉपर उसको स्टडी करते थे, प्रॉपर पहले तो कंपनी को स्टडी किया ही होगा उन्होंने, प्रॉपर फिर उस नोटिस को स्टडी करके उसका रिप्लाई ड्राफ्ट किया जाता था। तो ऐसी सर्विस जहां पे आप मतलब लॉयर होके, जहां पे आप लीगल का काम दे रहे हो, लीगल मतलब समझ रहे हो ना, जो लॉयर वगैरह काम करते हैं, वैसी कुछ सर्विस दी आपने, डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड समथिंग, तो उसको हम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में लाते हैं। सो देखो, एलपीओ रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ फर्म एंड कॉर्पोरेशन ऑब्टेनिंग लीगल सपोर्ट सर्विस फ्रॉम एन आउटसाइड लॉ फर्म और अ लीगल सपोर्ट सर्विस कंपनी। ठीक है, तो ये क्या है, तो जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या आउटसोर्स करती है, क्या देती है, लीगल सपोर्ट सर्विस देती है एन आउटसाइड लॉ फर्म और लीगल सपोर्ट सर्विस कंपनी। एलपीओ इज द इंडस्ट्री इन विच अ हाउस लीगल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स लीगल वर्क टू सच एरिया वेयर इट इज डन एट अ लेस कॉस्ट। तो मेनली इंडिया का आपको पता ही है, देखो कि बाहर वाली कंपनी क्यों अपना मोस्ट ऑफ द काम जो है इंडिया में देते हैं, कि इंडिया के जो लेबर्स है, इंडिया के जो एम्प्लॉइज है, वो एज कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली हैं। अगर आप वही काम फॉरेन में करवाओगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली जाएगा। वही काम अगर इंडिया वाले आपको करके देंगे तो आजकल का मतलब इधर कैसे लेबर सरप्लस कंट्री है, तो इधर सस्ते में काम हो जाता है। तो यही सोच के एलपीओ भी एट लेस्ट कॉस्ट आउटसोर्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया लाइक यूएस, यूरोप आउटसोर्स लीगल वर्क टू इंडिया वेयर इट कैन बी परफॉर्म एट सिग्निफिकेंटली लो रेट या डिक्रीज कॉस्ट। एलपीओ इज अ हाई एंड इंडस्ट्री दैट हैव बीन ग्रोइंग रैपिडली इन रिसेंट ईयर। तो ये आजकल का जमाने में ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जहां तक मैंने देखा है, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, ऐसे कंपनीज आ रहे हैं जो एलपीओ के सर्विस दे। एलपीओ इज अपेरेंटली अ मीडिया इंटरवेंशन, इट डिराइव बीपीओ but to the extent that word process suggests standardized, commoditized, easy to replicate tasks that can be performed without lot of education। तो उन्होंने बोला ये एक टाइम टू टाइम मीडिया इंटरवेंशन के वजह से ये ज्यादा फेमस हो रहा है। इसमें ऐसा बोला है कि एलपीओ जो है वो मीडिया इंटरवेंशन के वजह से ज्यादा फेमस हो रहा है। बट इसमें एक वर्ड जो है वो मतलब डिस्टर्ब कर रहा है इस सेंटेंस को। ऐसा आपकी बुक बोलना चाहते हैं कि जैसे बीपीओ में कैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, प्रोसेस किस चीज को रेफर करता है, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीजों को सजेस्ट करता है। मतलब जो आप भी कर सकते हो बट आप नहीं करना चाहते, इसलिए आपने किसी और को वो काम सौंप दिया। मतलब प्रोसेस इज थोड़ा लो वाला वर्ड होता है, तो वो एलपीओ में भी ऐड हुआ है। तो वो अपना दिक्कत बता रहे बुक वाले कि हाँ, एलपीओ में लीगल आउटसोर्सिंग तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रोसेस आ रहा है वो एक थोड़ा सा ये एलपीओ को लो स्टैंडर्ड कर रहा है, जो कि एक्चुअली वैसा है नहीं। बीपीओ जैसा ये काम नहीं होता है, ये थोड़ा हाई एंड सर्विस ही होता है, स्टैंडर्डाइज कमोडाइज ही काम होता है, जहां पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हाई एंड डिग्री रिक्वायरमेंट है, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी चीजें वो उधर बोलना चाहते हैं। नाउ मीनिंग क्या है? इट इज गेनिंग ट्रेमेंडस ground in the past few years in India is achieved succeed by producing service such as document review, legal research and writing, drafting and briefing। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, मैंने जैसे बोला कि कभी जब भी ऐसी कंपनी के पास काम आता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं कि एक्चुअली नोटिस क्यों आया है, लीगल रिसर्च का भी काम होता है, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड ब्रीफिंग, फिर हमको कैसे इस चीज पे एक्शन लेना है लीगली वगैरह। तो ये सारा काम एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को ये सौंप देती है। तो ऐसा काम बहुत सारी कंपनी आजकल अपना रही है। वो नहीं चाहते कि वो मेन एक्टिविटी पे ध्यान हटा के ये सारी चीजों पे पड़े, इसलिए मेनली लीगल जो वर्क है वो किसी और कंपनी को दिया जाता है। नाउ वी विल रीड एडवांटेजेस, जैसे हम सभी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ के आए। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपको क्या मिलता है, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट रिडक्शन का एडवांटेज मिलता है। फिर आपको जो सामने वाली कंपनी है ना, वो
एक्चुअली लीगल सर्विस ही देती है हर किसी कंपनी को, तो ऑफ कोर्स वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखती है। तो हाई लेवल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टीज दैट डज नॉट एग्जिस्ट विद इन दी फर्म। वो बोल रहे हैं कि उनके पास इतना टैलेंट रहता है, इतना नॉलेज रहता है लीगल के रिगार्डिंग कि अगर आपने उन्हें काम सौंप दिया तो आपको शायद देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद करना ये काम थोड़ा क्लमजी हो जाता है, किसी और को सौंप देना थोड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए आप किसको दे देते हो, किसी एक्सटर्नल वेंडर को दे देते हो काम करने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि आप लॉयर्स भी अपने कंपनी में रखते हो, प्लस उस लॉयर से इतना ज्यादा काम हैंडल नहीं हो रहा है इन हाउस, इसीलिए आप कभी कभी कॉम्बिनेशन यूज करते हो कि हमने क्या किया, अपना जो लॉयर है उसको बोला कि जा इस फर्म के साथ कांटेक्ट करो और साथ में मिलके काम करो। तो क्या हो जाता है, जो अपना लॉयर है उसका भी काम रिड्यूस हो जाता है। उसे अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज ना हो तो वो सामने वाली कंपनी से कम्युनिकेट करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके एंड रिजल्ट दे देता है। सो एक्सटर्नल टैलेंट अलाउ लॉ फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर देयर लायबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड। तो अगर उनको इतना वर्कलोड नहीं है तो वो खुद से भी काम कर सकते हैं, और वर्कलोड है तो वो लॉयर दूसरे कंपनी के साथ मिलके फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकते हैं। सो फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूसेस फर्म ओवरहेड, मतलब ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होता। जब चाहे आपको लॉयर की जरूरत पड़े आप तब लेके आते हो उस लॉयर को और काम करते हो, मतलब लॉयर फर्म को। तो क्या होता है, जब आपको काम पड़ा तभी आपको पैसा देना पड़ता है। वैसे क्या होता है कि आप एक बार हायर कर लेते हो तो मंथली एक्सपेंडिचर चालू हो जाता है, तो वैसा नहीं है। ये थोड़ा आपको जो ओवरहेड के केस में है, ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस थोड़े रिड्यूस हो जाता है अगर आप एलपीओ ये चॉइस चूज करते हो तो। नाउ अब इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो केपीओ का डिसएडवांटेज था कि प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। क्या होता है कि जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट किसी कंपनी के साथ शेयर करते हो तो हो सकता है जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन ना हो पाए और वो लीक्ड हो जाए बाय दैट सम आउटसोर्स कंपनी से गलती से या जानबूझ के, जो भी हो। तो एक ऑथेंटिसिटी या जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है इधर थोड़ा वीक हो जाता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट किसी कंपनी के साथ शेयर करते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रेलिवेंट लॉज। मतलब क्या होता है, जब हम किसी सामने वाली कंपनी को ऐसे काम देते हैं तो वी डोंट नो कि दे नो द रेलेवेंट लॉ और नॉट, मतलब कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट है इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, आंसर देने के लिए, वट एवर जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, कि क्या सामने वाली कंपनी के पास इतना इन डेप्थ नॉलेज रहेगा, तो हम वो पता नहीं लगा पाते। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। सो जैसे पहले वाले के केस में देखा हमने, कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर, इधर तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो होता है, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया कि कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बैरियर ये हमेशा आउटसोर्सिंग में ड्यू टू टाइम, डिफरेंट टाइम जोन्स भी ये प्रॉब्लम आते हैं, कल्चरल बैरियर्स आते हैं, लैंग्वेज बैरियर आते हैं, ये सारी चीजें के वजह से, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट कल्चर, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आना ही है। तो हिंडर कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टीम। LPO also get affected by geographical hurdles between the firm and client। तो ये दोनों जो कंपनीज हैं मोस्टली बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड रहते हैं, तो जब चाहे वो तब चाहे मिल नहीं सकते, मतलब इनको ऐसे ही फोन कॉल्स पे, फोन जी मीट से, जूम मीट से बात करनी पड़ती है, या उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता होगा, ऐसे मीटिंग करके उनको ये सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती होगी, बिकॉज ज्योग्राफिकल एरियाज के वजह से हिंडर आता ही आता है। ओके, सो ये था हमारा क्या, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एवरी चैप्टर अच्छे से समझाओ, खासकर ये चैप्टर मैंने आपको जितना हो सके प्रैक्टिकली ये एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश की है। तो अगर कुछ डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क मी, और आप कैसे मुझे पूछ सकते हो, इधर थ्रू कमेंट सेक्शन, या आप मुझे
सर के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सर का नंबर तो आपको पता ही होगा। ओके, सो आई होप यू लाइकिंग द लेक्चर्स जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ये डिफरेंशिएट जो है वो आपके लिए है और इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे मार्क्स के लिए आने वाला है। इस पे 2-3 क्वेश्चंस तो पक्का फिक्स होते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो ये हर एक चैप्टर का आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज मैंने इसका कंसेप्ट पढ़ा दिया है और बाकी की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। हर चीज स्पून फीडिंग मैं प्रेफर नहीं करती। ओके, तो इतना, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। सो बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ पसंद आता है, कुछ सजेशन देना है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और अच्छे से जुड़ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।